जय हिंद फ्रेंड्स। वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और कल हमने उसमें कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया? रूस की क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन। कल हमने कारण देखा, प्रभाव देखा और उसका प्रभाव दूरगामी पड़ा कि शीत युद्ध के बाद भी आज इन्हीं दो विचारधारा पर विश्व में टकराहट हो रही है। और वो विचारधारा कौन सी थी? पूंजीवाद और समाजवाद या साम्यवाद। ठीक, तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है, उसी के आगे बढ़ते हैं और दो विचारकों को, दो शासकों को पढ़ेंगे। एक हैं लेनिन और दूसरे हैं स्टालिन। तो रूस के संबंध में दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं लेनिन। तीन पार्ट में इनको पढ़ेंगे। तीन पार्ट में क्या है? एक तो ये कि इनकी विचारधारा क्या है, किस विचारधारा पर ये चल रहे हैं, और दूसरा कि इनके समक्ष चुनौतियां क्या हैं। जब चुनौतियां हैं, देखिए जो चुनौतियां हैं वो एक अवसर के रूप में यूज करने की प्रतिभा चाहिए। अगर वो अवसर के रूप में उनको आपने नहीं भुनाया तो समस्या बन जाएंगी। ठीक, तो ये चुनौतियों से निपटेंगे और जब निपटेंगे तो उसके बाद इसका कुछ हल निकालेंगे। हल निकालने के बाद लास्ट में इनके पास कौन आ जाएगा? इनके बाद स्टालिन। तो लास्ट में हम पढ़ेंगे स्टालिन को। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं विचारधारा। विचारधारा, विचारधारा में हैं तो ये 5 पॉइंट्स। स्वयं का मत, दूसरा किसानों के संबंध में, पूंजीवाद के संबंध में, वैश्विक क्रांति के संबंध में, और सर्वहारा क्रांति के संबंध में। देखिए, लेनिन किससे प्रभावित था? मार्क्स से। मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का। अब जर्मनी में भी दो पार्ट थे, एक पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी। उनका एकीकरण हुआ है जाकर के 1990 में, अभी लगभग 30 साल पहले। और ये जो पूर्वी जर्मनी था ये रसिया के प्रभाव में ही समाजवादी या साम्यवादी था, और जो पश्चिमी जर्मनी था वो पूंजीवादी था, अमेरिका के प्रभाव में था, ब्रिटेन के प्रभाव में था। मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स ये कहता है कि जितनी भी अभी तक विचारधारा बनी थी, अब उनके समय तक तो सारी विचारधारा उसके पहले पूंजीवाद था ही। तो उन्होंने, मार्क्स ने ये कहा कि जितनी भी विचारधारा बनी है तो विचारधारा क्या कर रही है? कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप कर रही है, ऐसे तरीके से लोगों को समझा रही है कि जिसकी वजह से लोगों के शोषण को जायज ठहराया जा रहा है। मतलब सर्वहारा वर्ग या शोषित वर्ग जो है उसके शोषण को जस्टिफाई किया जा रहा है। और सब की सब विचारधाराएं क्या कर रही हैं?
जो कुलीन संपन्न वर्गों को उनको प्रमोट कर रही हैं। तो मार्क्स का ये कहना था कि जो विचारधारा है वो क्या पैदा करती है? भ्रम। क्या पैदा करती है? संदेह। क्या पैदा करती है? मिथ्या। तो इनका जो स्वयं का मत है वो ये क्या कह रहा है कि मार्क्स का पहले देख लेते हैं। मार्क्स क्या कह रहे हैं कि विचारधारा भ्रम पैदा करती है। धर्म, विचार, इनके आधार पर सर्वहारा वर्ग या बढ़ जाएगा, मजदूर श्रमिक वर्ग बढ़ जाएगा। और इनका जो मत है लेनिन का, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, मार्क्स के जो तर्क थे, मार्क्स के जो विचार थे, वो कभी भी अक्षरशः इन्होंने रसिया में लागू नहीं किया, रूस में लागू नहीं किया। उसको रूस की परिस्थितियों के हिसाब से क्या कर लिया? चेंज कर लिया। और यही जिंदा दिमाग का क्या है? प्रूफ है। ठीक। तो इन्होंने क्या किया? इनका स्वयं का मत क्या कह रहा है कि साम्यवादी विचारधारा का प्रसार जरूरी है। इनका स्वयं का मत क्या कह रहा है? कि साम्यवादी विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं। जबकि मार्क्स क्या कह रहा है कि विचारधारा को लेकर के मत चलिए। अब यही जो मत है वो साम्यवादी विचारधारा को जो लेकर के चल रहे हैं, तो वो कैसे लेकर के चल रहे हैं? मार्क्स यहां पर भी कहेगा कि अगर आप ये विचारधारा लेकर चले तो किसान में भी दो वर्ग होते हैं। एक वो जिनके पास जमीन है, जो जमींदार हैं। एक वो जो भूमिहीन है। मतलब किसानों में भी उच्च और निम्न वाला हो जाएगा। और जो भी विचारधारा के हिसाब से आप देखेंगे तो हमेशा आपको इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा स्ट्रांग लगेगा। इसी वजह से मार्क्स ने कहा है कि जो भी विचारधाराएं अभी तक बनी हैं वो हमेशा शोषण को जायज ठहरा रही हैं। सभी विचारधाराएं पूंजीवाद को समर्थन दे रही हैं। सभी विचारधाराएं समाज की असमानता, विषमता को जायज ठहरा रही हैं। तो उन्होंने क्या कहा मार्क्स ने कि किसानों को भी, सभी किसानों को लेकर के मत चलिए। लेकिन यहां पर लेनिन ने क्या कहा? सभी किसानों को लेकर के साम्यवादी क्रांति की बात करता है या समाजवादी क्रांति की बात करता है। जबकि मार्क्स इससे डर रहे हैं यहाँ पर। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि मार्क्स ये कह रहे हैं कि यहाँ पर किसानों में भी दो वर्ग हैं। एक वो हैं जो उच्च वर्ग में हैं, जिनके पास जमीनें हैं, और जो दूसरे हैं निम्न वर्ग। तो आगे भी क्या हो जाएगा? इनका विभाजन हो जाएगा। उच्च वाले आपके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर शामिल हुए समाजवाद में तो जिन जो उनके पास है वो भी खत्म। लेकिन लेनिन क्या कह रहा है कि नहीं, सारे किसान क्या है? एक ही दृष्टि से देख रहा है। यही सेम चीज यहां पर है सर्वहारा क्रांति के संबंध में। यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर ये कह रहा कि एक इनको लेकर के एक साम्यवादी क्रांति होनी चाहिए। सभी सर्वहारा को मिला करके क्रांति होनी। अब सभी सर्वहारा कौन से? जो उसके देश में है और जो उसके देश से बाहर है, मतलब वैश्विक स्तर पर भी। तो अगर वैश्विक स्तर स्तर की बात करें तो इसमें वैश्विक क्रांति में क्या है कि विश्व स्तर पर सभी सर्वहारा वर्ग मिलकर काम करें, मिलकर क्रांति करें। ये सभी की बात कर रहा है, मतलब रूस के जो बाहर हैं उनकी भी, और रूस के जो अंदर हैं उनकी भी। पूंजीवाद के संबंध में ये तो आपको पता ही है कि ये विपरीत विचारधारा है। ये क्या कह रहा है कि पूंजीवाद विषमता बढ़ाता है और हमें समाज में क्या बढ़ाना है? समता, समानता बढ़ानी है। तो पूंजीवाद का जस्ट अपोजिट ये विचार प्रस्तुत कर रहा है। और ये क्या है? साम्यवादी विचार या समाजवादी विचार। पूंजीवादी विचारधारा क्या है? व्यक्ति को केंद्र में रख रही है। जिसके अंदर जितनी क्षमता, जितना पैसा, वो उतना ही आगे बढ़ेगा। जो भी चीज बिक सकती है उसको बेच दो। ये कॉन्सेप्ट क्या है? पूंजीवाद का। समाजवाद या साम्यवाद में क्या है कि
समाज व्यक्तिगत हित नहीं देखना है, पूरे समाज को लेकर के चलना है। मतलब अगर एक अमीर है तो उसको भी क्या कर दो, गरीब बना दो, ताकि समाजवाद रहे। कोई भी विचारधारा हो, ये ध्यान रखिएगा, ना तो ये सही है ना ये सही है। यहाँ पर बाजारू शक्ति इतनी ज़्यादा, मनी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि समाज का कोई स्थान नहीं रहता, लोगों के इमोशंस का कोई ध्यान नहीं रहता। और आज देखिए, रील बनाने के चक्कर में, व्यूज बढ़ाने के चक्कर में मरते हुए व्यक्ति का वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं, उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं। ये क्या है? पूंजीवाद है। पहले तो ऐसा नहीं होता था। अब तो क्या है कि जो बिक सकता है बेच डालो। ठीक। और समाजवाद में क्या है? समाजवाद का एग्जाम्पल आपके सामने, रूस तो दूर की बात है, यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल को देख लीजिए। मैंने आपको तीन मेट्रो का एग्जाम्पल दिया था, बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली और कोलकाता। तीनों में ट्रेवल कीजिए तो देख लीजिए कि कोलकाता में आपको अपने आप गरीबी झलकती दिख जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कई दशकों तक कम्युनिस्ट का शासन रहा। ठीक, सीपीएम पार्टी का। तो क्या है, साम्यवादी समाजवादी विचारधारा को, इंडस्ट्री वहाँ से पहले जो अंग्रेजों के ज़माने में थी, वो सब वहाँ से धीरे धीरे गायब होने लगी। आए दिन हड़ताल, हर एक व्यक्ति क्या है, यूनियन लीडर है मजदूरों का। तो ये थी विचारधारा, विचारधारा के संबंध में लेनिन का तर्क। अब चलते हैं कि क्या इनके समक्ष चुनौतियां हैं। लेनिन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, वो ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा, प्रथम विश्व युद्ध। जब चुनौतियां देखेंगे तो साथ में सोल्यूशन भी इसका देख लेंगे कि इसका समाधान इन्होंने कैसे किया। इसका समाधान इन्होंने क्या किया? जर्मनी के साथ संधि, उसका नाम क्या था? हाँ, बेक लिटोवस्क था शायद। कल के लेक्चर में एक बार देख लीजिएगा। यह है, ये संधि की। एक मिनट में इसका नाम आपको चेक करके बता ही दे रहा हूँ। वेस्ट लिटोवस्क, वेस्ट वेस्ट लिटोवस्क की संधि। इसके तहत क्या किए? इनको नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? पोलैंड एंड यूक्रेन, यूक्रेन देख रहे हैं, ब्लैक सी, यहाँ से सेनाएं इन्होंने वापस ली, सेनाएं हटा दी। क्या करें, इनके घर में खुद ही आग लगी है, तो देश को तो बचाना है ना। देश रहेगा तो आगे फिर कभी कब्जा कर लेंगे, जैसे आज कर रहे हैं। ठीक, तो वहां से उनकी सेनाएं हटा ली। जर्मनी को एक बड़ा क्षेत्र देना पड़ा। एक बड़ा क्षेत्र देना पड़ा, और युद्ध जुर्माना भी कुछ ना कुछ देना पड़ा, क्योंकि जब तक ये इनका गुट जीतता, तब तक ये उससे बाहर निकल चुके थे। ये संधि किसके तहत हुई थी? इनके और जर्मनी के बीच में। अब ये क्या कर लिए, अपने को सुरक्षित कर लिए। अब ये सेफ हैं कि जब ये युद्ध से बाहर हो गए तो कोई इन पर आक्रमण नहीं करेगा। तो सबसे पहली चुनौती क्या थी? फर्स्ट वर्ल्ड वार से निपटना। उससे इन्होंने क्या किया कि ये कदम पीछे खींचा। और यहाँ पर आपको देखकर लग रहा होगा कि ये घाटे का सौदा है, लेकिन लेनिन राष्ट्र बचाने के लिए, एक देश बचाने के लिए, ये समझौता भी कुछ नहीं है उसके आगे। ठीक, और यही स्टेटमेंट वो बार बार कहता है कि अगर दो कदम आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे खींचना पड़े तो वो क्या है, अच्छी बात है। ठीक, ये स्टेटमेंट है उसका, लेनिन का। दूसरी बात, दूसरी चुनौती क्या है? दूसरी चुनौती ये है कि जब समाजवाद आएगा तो कुछ लोग उसको प्रमोट करेंगे और कुछ लोग उसको अपोज करेंगे।
कौन अपोज करेगा? जिसके पास संपत्ति है, कुलीन वर्ग, जो हैव वाले हैं, विशेषाधिकार वर्ग वाले, चर्च, पादरी, विशेषाधिकार संपत्ति युक्त वर्ग, जमींदार, ये क्या करेंगे? अपोज करेंगे। और दूसरा, जिनके पास खोने को कुछ नहीं है, वो क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। हर जगह वो आक्रमण किए दे रहे हैं, हमारे पास वैसे भी कुछ नहीं है, उस तरह में राज्य का शासन आ जाएगा, हमको अपनी क्षमता के अनुसार काम मिलेगा और मेहनताना मिलेगा। तो उस चीज को निपटने के लिए मतलब एक गृह युद्ध वाली स्थिति हो गई, कहने का ये मतलब है। तो यहां पर क्या है कि दो वर्ग बन गए, एक जो समाजवाद के विपरीत और उसके पक्ष में, ये कौन सा वर्ग है? सर्वहारा। और विपरीत वाले में कौन से हैं? कुलीन वर्ग। अब इनको सपोर्ट करने के लिए कौन आएगा? बाहरी शक्तियां आएंगी। और बाहरी शक्तियां कौन है इस समय? वही जो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का टंका पीट रही हैं। मतलब जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, ये सब इनको सपोर्ट करेंगे और कहेंगे कि सर्वहारा का शासन ना आए, क्योंकि इनको देख करके उनके यहाँ भी क्रांति हो जाए। क्या पता चला, फ्रांस तो और डरा है, क्योंकि अमेरिका की वजह से फ्रांस में क्रांति हो गई, ये आपने देखा ही था। तो ये क्या है कि पश्चिमी लोग इसको क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब सपोर्ट कर रहे हैं तो एक होता है कि दूर से सपोर्ट करना, एक होता है डायरेक्ट सेना घुसा देना। डायरेक्ट सेना तो घुसा नहीं सकते, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही उलझे हैं। तो सब कुछ मामला दूर से ही चल रहा था। अब इससे निपटने के लिए लेनिन ने क्या किया कि एक पुलिस दल का निर्माण किया। ये खुफिया विभाग था, इसका नाम है चेका। और इसने चुन चुन करके उन लोगों का दमन किया जो समाजवाद के क्या थे? विरोधी थे। तो समाजवाद के विरोधियों का दमन। कर दिया। ठीक। तीसरी चुनौती क्या थी? जब ये युद्ध में है, जैसे यूक्रेन आज युद्ध में है, तो अमेरिका और पश्चिमी देश उसको मदद दे रहे हैं। वो मदद ऐसे नहीं कि फ्री ऑफ कास्ट है, वो उनके ऊपर कर्ज है, बहुत ही मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब इनके पास भी ये वैसे ही कर्ज था, क्योंकि वो राजा पहले से निरंकुश और अय्यासी थे, बिना मतलब का युद्ध में कूदे पड़े थे। अब क्या हुआ? और कूदे ही नहीं पड़ रहे थे, हार भी रहे थे। कैसे? रसिया इतनी बड़ी कंट्री जापान से हार रहा है। ठीक। तो यहां पर क्या है कि इन्होंने क्या किया? ऋण लौटाने से मना कर दिया। ऋण की समस्या देखिए, चुनौती देखिए, उसकी समस्या, उसका हल देखिए। इसकी चुनौती समझौता, इसका चेका पुलिस दल का निर्माण। और ऋण की समस्या में इन्होंने क्या किया? डायरेक्ट एक्शन ले लिया। क्या ले लिया? ऋण ऋण लौटाने से ही मना कर दिया, कह दिया कि नहीं देंगे, जाओ जो करना हो कर लो। ऋण लौटाने से मना कर दिया। ये तीसरी चुनौती का सामना इन्होंने ऐसे कर लिया। अब कौन लड़ना चाहेगा? जो पहले में ही उलझे हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर किसका सर्वहारा पता चला, यहाँ पर लड़ने आए अपने ऋण वसूली करने, और उसके बाद उनके यहाँ ही क्रांति हो गई। समझ गए बात? तो ये तीसरी चुनौती है और इसका सामना इन्होंने ऐसे किया। चौथी बात, चौथी चुनौती, सामाजिक आर्थिक विकास। क्योंकि अब समाजवाद तो ला दिए, पहले 10 लोग भूखे मर रहे थे, अब 100 लोग भूखे मरेंगे। तो हमें क्या करना है? सामाजिक आर्थिक विकास करना है। और इसके लिए इन्होंने एक नारा दिया, ऊर्जाकरण ही विकास है, ऊर्जाकरण ही समाजवाद है। एनर्जी सेक्टर रसिया का आज भी बहुत ही स्ट्रांग है, इसी वजह से कई सारे कारखाने खोले गए, कई सारे पावर प्लांट्स लगाए गए।
तो इससे क्या हुआ कि एनर्जी क्या है, उद्योगों के लिए एक आधारभूत अवसंरचना है। आधारभूत क्या है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो कल कारखाने कैसे चलेंगे, औद्योगिक क्रांति कैसे होगी। ठीक, तो इन्होंने क्या नारा दिया, ऊर्जाकरण ही समाजवाद है। लोगों, अच्छा, जब वहां पर पावर प्लांट लगाएंगे तो वहीं के लोगों को काम मिलेगा। वो अलग बात है कि सरकार ही वो कर रही है, काम कर रही है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उनको काम मिलेगा। और मेहनताना के हिसाब से जो भी उनकी कैपेसिटी होगी उस हिसाब से उनको मिलेगा, मजदूरी वगैरह। ठीक, तो ये क्या है, ये चुनौती थी, इसका इन्होंने ये काम किया। अब ऊर्जा जब मिल गई तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जमीन है ही, तो कल कारखाने लगने शुरू हो गए। ये इनको पता है कि हम किसका नारा लेकर के चल रहे हैं, समाजवाद का, जो कि पूंजीवाद के जस्ट अपोजिट है। तो इनको ये चीज पता है लेनिन को कि हमारी मदद के लिए पश्चिमी देश नहीं आएंगे, ये कन्फर्म है। तो सब कुछ ये क्या कर रहा है, अपने से कर रहा है। बात समझ में आ गई। और दो चीजें ही इसको सबसे स्पेसिफिक बनाती हैं रूस को। एक तो ये कि इनकी क्रांति ने एक ऐसा विचारधारा को जन्म दे दिया जो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हुआ था, पूंजीवाद विचारधारा, सर्वहारा का शासन। और दूसरा कि जब सर्वहारा का शासन हो गया तो कभी भी पूंजीवाद या कैपिटलिस्ट लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस सेल्फ से ये अपना सेल्फ मोटिवेशन से अपना काम चला रहा है। अब इसी बीच में एक समस्या और आ गई, उसको बोलते हैं क्या, युद्धरत साम्यवाद। 1918 से 1921। इसका क्या मतलब है कि साम्यवाद आया तो, लेकिन ये ठीक वैसे ही समस्या है जैसे गृह युद्ध हो रहा हो। युद्धरत साम्यवाद में क्या था कि सरकार या राज्य का नियंत्रण कहां पर, उत्पादन और कृषि के साधनों पर। जब राज्य का नियंत्रण हो जाएगा तो यहीं पर क्या है, यहीं पर किसानों से उनके उपभोग भर का छोड़कर, जितना वो उपयोग करेंगे, जितना उपभोग करेंगे, उसको छोड़ करके बाकी अनाजों की जबरन वसूली होने लगी। जबरन वसूली होने लगी। प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं थी, सब कुछ किसके अंडर में था, राज्य के अंडर में। किसानों को अपनी फसल बाजार में बेचने का अधिकार नहीं था। ये जो जबरन वसूली करके अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, तो वेतन के रूप में श्रमिकों को, वेतन के रूप में, चाहे वो श्रमिक हो चाहे सैनिक हो, क्या दिया जा रहा है, यही अनाज, अनाज दिया जा रहा। अब देखिए, आप सेल्फ मोटिवेट तो होंगे, लेकिन जो संसाधन आपके पास हैं वो सीमित हैं। तो यहां पर ऐसी स्थिति हो गई कि बिल्कुल गृह युद्ध वाली, और संभालना अब मुश्किल हो रहा। लोगों में विद्रोह की भावना पनप रही है। लोग ये सोच रहे हैं कि जिस कारण से हम समाजवाद साम्यवाद लाए थे रूस में, वैसा सपना तो कुछ हो नहीं रहा, जो हमने सपने में देखा था वैसा वास्तविकता में तो कुछ हो नहीं रहा। और ये चीज लेनिन को समय रहते पता चल गई। और जब समय रहते पता चल गई तो उसको यह आभास हुआ कि हमें बिना बाहरी मदद के, इन्होंने क्या कर दिया, पूरी अर्थव्यवस्था को एक दीवार लगा करके क्लोज कर दिया, एक कंक्रीट की दीवार से क्लोज कर दिया।
मतलब ना बाहर कुछ जाएगा ना बाहर से कुछ आएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बंद। तो एक क्या हो गया, गृह युद्ध वाली स्थिति हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में ये टर्म आया युद्धरत साम्यवाद 1918 से 1921 के बीच में। और इसी परिस्थिति में लेनिन को आभास हुआ कि इस दीवार को तोड़ना है, तो उन्होंने क्या लाए, नई आर्थिक नीति। और नई आर्थिक नीति जब 1921 में आई तो इसने रिजल्ट 1923 तक दे दिया अपना। नई आर्थिक नीति में क्या हुआ, जो जो युद्धरत वो साम्यवाद में था उसका जस्ट अपोजिट इन्होंने क्या किया, पूंजीवादी साधनों का उपयोग किया। पूंजीवाद का उपयोग नहीं किया है, ध्यान रखिएगा, पूंजीवादी साधनों का उपयोग किया। कैसे, किसानों से जबरन वसूली बंद, युद्धरत साम्यवाद में क्या था कि राज्य सारा नियंत्रण, सारी जमीन में नियंत्रण किसका था, राज्य का। यहां पर क्या किया गया, किसानों को जमीन पर हक दिया गया, अधिकार दिया गया। जब जबरन वसूली बंद कर दिया गया, उनको अधिकार दे दिया गया, तो उसके डेवलपमेंट के लिए सोचेंगे, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने का सोचेंगे, तो खुले बाजार में बेचने की अनुमति दे दी गई। बाहरी देशों से निवेश आमंत्रित किया गया, समझौते किए गए, कहा गया कि आप यहां पर इंडस्ट्री लगाइए, हम सपोर्ट करेंगे। तो जब वो कंक्रीट की दीवार गिरी, कंक्रीट की दीवार एक मतलब आर्टिफिशियल लैंग्वेज की बात मैं कर रहा हूं कि जब अर्थव्यवस्था को खोला गया, जैसे भारत ने 1991 में खोला, उदारीकरण का दौर आया, तो ठीक वैसे ही इन्होंने 1921 में खोला। और उसको क्या बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। तो लेनिन पूंजीवाद के साधनों का इस्तेमाल कर रहा है ये सब काम करने के लिए, और इसका असर दिखने लगा कि उत्पादन के साधनों में वृद्धि हो गई, औद्योगिकरण बढ़ने लगा, लोगों का जनजीवन का स्तर सुधरने लगा, स्वास्थ्य सुधरने लगा। शिक्षा शिक्षा तो इतनी हो गई कि 1941 में 90% लोग क्या थे, शिक्षित थे, रूस में। ये आगे स्टालिन वाले पार्ट में बता देंगे, लेकिन अभी का ये देख लीजिए। अच्छा, मैं आपको क्या वो बता रहा हूँ कि ना तो एक किसी भी एक विचारधारा के अनुसार चलेंगे, किसी भी एक इकोनॉमी का हाथ पकड़ कर चलेंगे तो दिक्कत होगी। देखिए, ये समाजवाद लाए, केवल समाजवाद काम नहीं किया, युद्ध वाली स्थिति आ गई, तो इन्होंने पूंजीवादी साधनों का हेल्प लिया। यही चीज अमेरिका, जो अपने आप को पूंजीवाद का तानाशाह मानता है, वहां पर भी जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई तो राज्य ने अपने नियंत्रण के अनुसार, वो जो आप पढ़ते हैं मार्शल प्लान, रूजवेल्ट वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया, वो जो आप पढ़ते होंगे टेनेसी परियोजना, टेनेसी प्रोजेक्ट, वो किसने वो किया, राज्य के द्वारा समर्थित था। तो क्या हुआ, जब राज्य ने अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप किया तो लोगों को, मतलब राज्य अपना व्यय बढ़ा रहा है उस समय जब वो घाटे में है। और ये कहा जाता है कि जब सरकार घाटे में हो या अर्थव्यवस्था बहुत डिप्रेशन में जा रही हो, उस समय सरकार को बचत करने की बजाय अपना खर्च और बढ़ाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे ही सरकार खर्च बढ़ाएगी तो वो सरकार खर्च कैसे बढ़ाएगी, रोड बनवाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, हॉस्पिटल और बांध बनवाएगी, तो क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के पास जब पैसा आएगा तो फिर अर्थव्यवस्था को बूम मिल जाएगा। तो रूजवेल्ट ने, मतलब पूंजीवादी देश के राष्ट्रपति ने, मार्शल प्लान के तहत समाजवादी साधनों को इस्तेमाल किया, उन्होंने खर्च बढ़ाया, तब जाकर के उनकी अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर निकली। इनकी अर्थव्यवस्था मंदी में थी समाजवाद के कारण, तो इन्होंने पूंजीवादी साधनों का इस्तेमाल किया
और जब पूंजीवादी साधनों का इस्तेमाल किया तो फिर क्या हुआ, फिर जाकर के इनकी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई। 1921 से नई आर्थिक नीति शुरू हुई और उसके 23 तक में उसने रिजल्ट देना शुरू कर दिया। ठीक, तो नई आर्थिक नीति कुछ नहीं है, समाजवाद की विचारधारा में पूंजीवादी साधनों का सम्मिश्रण है। अगर ये कहा जाए कि लेनिन ने गला घोट दिया तो गला नहीं घोटा। क्या किया कि अपने देश अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए कुछ टाइम के लिए पूंजीवादी साधनों का वो किया, उसके बाद फिर से क्या कर लिए, राज्य का हस्तक्षेप बना रहा। ठीक, अब आते हैं स्टालिन। स्टालिन और जो लेनिन के युद्ध मंत्री थे, कौन थे, ट्रॉट्स्की, इनमें मतभेद है। स्टालिन का ये कहना है, स्टालिन लेनिन के जस्ट अपोजिट था। लेनिन क्या कहता था कि रूस के बाहर के सर्वहारा वर्ग को लेकर के और सब लोग एक जगह एक साथ क्रांति करते हैं। स्टालिन यही कहता था कि एक देश में समाजवाद, मतलब हम एक जगह, मतलब रूस में समाजवाद पूरी तरीके से क्या कर लें, परिपक्व कर लें, पूरी तरीके से मजबूत बना लें। फिर रूस ही क्या करेगा, बाकी जगह के लिए लीडर का काम करेगा, नेता का काम करेगा। और ट्राटस्की और लेनिन ये क्या कर रहे थे, वैश्विक की बात कर रहे थे, वैश्विक समाजवाद की बात कर रहे थे। ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट। ये समाजवाद को रूस तक ही सीमित रखते थे और कहते थे अभी ये नई विचारधारा है, तो ये एक क्या कर ले, मजबूत हो जाए, उसके बाद रूस क्या हो जाएगा, बाकी देशों के लिए एक रोल मॉडल का काम करेगा और फिर रूस क्या करेगा, समाजवाद का नेतृत्व करेगा। ये स्टालिन की सोच थी। लेकिन लेनिन और ट्रॉट्स्की वैश्विक स्तर पर काम करना चाहिए, और यहीं पर इनका क्या हो गया, विरोध। और इतना विरोध हो गया कि इनको देशद्रोही बता दिए। तो लेनिन के बाद कौन आया, स्टालिन। स्टालिन ने क्या किया, लेनिन के जस्ट अपोजिट, जो नई आर्थिक नीति थी उसके जस्ट अपोजिट इन्होंने काम किया स्टालिन ने। और इनकी नीति का परिणाम था कि 1990 के आते आते रसिया क्या हो गया, सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया। ठीक, तो इन्होंने कौन कौन से काम किए, राज्य के संसाधनों पर नियंत्रण, ठीक, आर्थिक, राजनीतिक, सभी संसाधनों पर किसका नियंत्रण हो गया, राज्य का। बलपूर्वक कृषि का सामूहिकरण किया गया, मतलब जो छोटे छोटे जोत मिला करके बड़ा जोत बनाया गया। ठीक, बड़े बड़े फार्म बनाए गए और उस पर खेती कौन कराएगा, राज्य। 1925 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया, योजना आयोग। योजना आयोग क्या कर रहा, छोटा छोटा लक्ष्य, जैसे पंचवर्षीय योजना भारत सरकार, भारत में लागू हुई, ये यहीं की देन थी, नियोजित अर्थव्यवस्था की, रसिया की, प्लान्ड इकोनॉमी की। तो क्या हुआ, दीर्घकालिक लक्ष्य तय किए गए, 10 साल, 5 साल इनके लिए। ठीक है, आर्थिक उन्नति तो हुई, लेकिन लोगों के अधिकार को सीमित करके, जैसे चीन में हुआ, लोगों के अधिकार को क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। हड़ताल नहीं कर सकते, जो राज्य के द्वारा मजदूरी दी जाएगी उसी को आपको लेना है। ठीक, आप ज़्यादा बढ़ाने की बात नहीं करेंगे। तो ये सब क्या हुआ, स्टालिन लाया। और इसी का परिणाम था कि स्टालिन के बाद खुर्शचेव तक आते आते, 1990 के आते आते ये क्या हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और लिख लिए, निःशुल्क शिक्षा,
और इसी का परिणाम था कि 1941 तक आते आते 90% जो रशियन पॉपुलेशन है वो क्या थी, शिक्षित थी। ठीक। स्टालिन का एक फीचर और था, इन्होंने समाजवाद को ऊपर से नीचे की ओर लागू किया, मतलब राज्य से फिर निम्न तबके तक समाजवाद का फ्लो है स्टालिन के काल में। लेकिन लेनिन के काल में नीचे से ऊपर, क्रांति नीचे से हो रही है, फिर ऊपर तक जाकर के सत्ता पर कब्जा हो रहा है। ठीक। तो इन्होंने एक देश मतलब सारा कुछ कंसंट्रेशन रसिया को समाजवाद के नेता के रूप में उभारने के रूप में किया, और फिर उसका परिणाम ये हुआ कि लास्ट तक आते आते इनके पास इतने संसाधन ही नहीं रहे कि वो बाकी लोगों का क्या कर सकें, इच्छाओं की पूर्ति कर सकें, डिमांड पूरी कर सकें। और जब डिमांड पूरी नहीं होगी, जब लोगों के अधिकार सीमित कर दिए जाएंगे, आप कितना भी शिक्षा दे दीजिए, कितना भी उन्नति कर लीजिए, तो एक ना एक दिन विस्फोट होगा ही होगा। और फिर उसकी उसी का परिणाम था क्या, 1990 में सोवियत संघ रूस का विघटन। अब अगर आपसे रूस और फ्रांस की क्रांति की तुलना करने की बात की जाए तो कर लेंगे। फ्रांस में मध्य वर्ग है, रूस में मध्य वर्ग नहीं है। फ्रांस में बाहरी सहायता भी है, यहाँ पर बाहरी सहायता नहीं है। ठीक, जो बाहरी सहायता है। अच्छा, यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि एक नई विचारधारा है, तो लोग क्या है, सशंकित हैं, पश्चिमी देश खास करके। और तो और जब ये हो रहा है तो उस समय वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही बिजी हैं। ये सारे ईयर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो जब भी जो भी घटना भारत के इतिहास में जिस सन की पढ़ेंगे, हम वापस से वर्ल्ड हिस्ट्री का कि विश्व में उस समय क्या क्या चल रहा था वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि कनेक्टिविटी आपकी चलती रहे। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आपका रशियन रिवॉल्यूशन ख़त्म हो गया, स्टालिन और लेनिन आपने पढ़ लिया, ये दोनों थोड़ा इम्पॉर्टेंट हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, और वो होगा इटली में फांसीवाद। एक दिन पढ़ेंगे और दूसरे दिन पढ़ेंगे जर्मनी में नाजीवाद। फिर हम लोग जापान और सेकंड वर्ल्ड वार की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।